अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। साथ-साथ तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं आज का रन-ऑन बताऊँ, मेरा दिल बड़ा उदास है और एक ख़बर ऐसी कि जहाँ एक तरफ रोज़ाना आपको मैं बता रही होती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकला है। वहीं पर लोगों की जो हालतें हैं वो अब भी नहीं सुधर रही हैं। लोग अब भी बेचारे बहुत बुरे हालों में हैं। और एक इंतहाई दुख भरी खबर जो है वो ये आई थी कि कराची के अंदर जनाब एक बाप ने माली दबाव की वजह से, कर्ज़ों की वजह से और पैसे ना होने की वजह से अपनी 2 बेटियों के गले काट दिए। तो ये खबर जो है थोड़ी-सी आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आज की पॉलिटिकल खबर पे जाऊँगी। लेकिन आपको बताऊँ कि ये वाक़या पेश आया है, कराची का इलाका है जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद। वहाँ पे इस शख्स ने अपनी 2 बेटियों का गला जो है वो काट दिया और पुलिस के मुताबिक जो उनका बताना है वो ये है कि नाज़िमाबाद की कौसर न्याज़ी कॉलोनी है, वहाँ पर बाप ने 2 बच्चियों के गले काटे और मुल्ज़िम का नाम है जी अकबर वल्द अब्दुस-सत्तार। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आला-ए कत्ल उससे बरामद हो चुका है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम जो है वो शदीद माली दबाव का शिकार था, उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज़े थे, मुख्तलिफ कमेटियों के वाजिबात उसके ऊपर थे और बेरोज़गारी के बाइस वो अदा नहीं कर पा रहा था। लोग उसके घर के बाहर आकर उसको ज़द-ओ-कोब करते थे। और मुल्ज़िम जो है, उसकी 5 बेटियाँ और 1 बेटा था और मकतूला ज़ैनब और आलिया की उम्रें जो बताई जा रही हैं, जो छोटी बेटियाँ जिसके साथ उसने ये किया है, उनकी उम्रें जो हैं वो 10 और 11 साल बताई जा रही हैं। तो बताएँ कि उन बेटियों का बेचारियों का क्या कसूर था, जिनके साथ उस शख्स ने ये हरकत कर दी। तो अल्लाह माफ़ करे कि आज भी कितने ऐसे लोग होंगे जो फ़ाक़ा कर रहे होंगे, आज भी कितने ऐसे लोग होंगे कि वो हम समझते हैं ना कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पेट के साथ पत्थर बाँध के लोग जो है वो रहा करते थे। तो सोचिए कि हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लोगों के ऊपर इस तरह की जब सिचुएशंस को मैं सुनती हूँ तो बहुत दुःख होता है। और जनाब दूसरी तरफ आप देखें कि टीएलपी के जो सरबराहान हैं और ये जो साद रिज़वी वग़ैरह हैं, इनके बारे में पहले ख़बर आई थी कि जनाब ये भाग गए हैं। मैंने आपको व्लॉग में बताया था, उससे पहले ये ख़बर आई थी कि पुलिस की तहवील में हैं। फिर उसके बाद ये ख़बर आई थी कि उनको डिटेक्ट कर लिया गया है और फिर फाइनली अब उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें लोगों के बच्चों को मरवा के ये लोग खुद जो है वो सेफ प्लेस पे छुप भी जाते हैं। और अब ये वीडियो भी नहीं आना था, ये वीडियो भी इसलिए आया है क्योंकि वो ट्रेस हो चुके हैं। तो अब वो वीडियो में लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ और मेरे मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, खुद ही सुन लीजिए। तमाम कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल महफूज मकाम पर है और खैरियत से हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर दाएं बाएं चलने वाले मैसेजेस, पैगामात, वीडियोस पर बिल्कुल कान ना धरें। अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है, बातचीत चल रही है। जब भी कोई मुनासिब बात आपके सामने आएगी आपको आगाह कर दिया जाएगा। जी, तो आपने सुन लिया। अब मुझे नहीं समझ में आता कि चाहे कोई मज़हबी पेशवा हो, चाहे कोई सियासी रहनुमा हो, जब वो लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर लेकर आते हैं और फिर उनको मरवा के, जैसे 9 मई में हुआ था, और खुद भाग जाते हैं और फिर खुद मुज़ाकरात करके सामने भी आ जाते हैं और वो जो जिन बच्चों के माँओं के बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, उनके बारे में वो सोचते नहीं हैं और लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते क्यों नहीं? वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो इन लोगों की कॉल पे सामने आ जाते हैं? तो इसका फैसला आप लोगों ने करना है। चलते हैं अगली खबर पे। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और कुछ हद तक हो सकता है मेरा एडिटर इसको ब्लर करके आपको दिखा रहा हो बिफोर एंड आफ्टर का। जनाब ये ज़ख्मी हाथ वाला एक शख्स, आई डोंट नो कि वो आपको एग्जैक्टली नज़र आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन इसका हाथ जो है वो तोड़ दिया गया है सीसीडी वालों की तरफ से। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जब भी कोई ऐसी गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तो सीसीडी का बाद में जब उनके नेफे में पिस्टल चलता है या उसका हाथ टूटता है तो उसके बाद वो सीसीडी का शुक्रिया किस बात पे अदा करते हैं। ये शख्स जो है, इसका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जहाँ पर ये छोटी बच्चियों को स्कूल जाते हुए हिरासा कर रहा था और फिर उसके बाद फाइनली ये पकड़ा गया और इसके नेफे में पिस्टल नहीं चला क्योंकि उनको हिरासा करके वहाँ से भाग जाता था। और इसका जो हाथ है, जिस हाथ से उन बच्चियों को जो है वो छेड़ रहा था, वो हाथ तोड़ दिया गया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, खुद ही सुन लीजिए। नाम अब्दुल वहाब वल्द अब्दुल कयूम। मैं रदाबाद रहायशी हाँ। कुछ दिन पहले रदाबाद गल नंबर 9 की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हुई सी। बच्चे ने छेड़ के मोटरसाइकिल ने ठा के लै लिया सीगा। ICCD की रेड हुई है। मैं इन्होंने डर के मोटरसाइकिल ने ठाई है तो मोटरसाइकिल स्लिप होकर खंभे च बची है, जिस मेरी बाजू की हड्डी तो उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। तो मैंने चक के हॉस्पिटल लैके आए, मेरा इलाज कराया। मैं उन्होंने बच्चियों को, उन्होंने वालदैन को, पूरे माशरे को माजूर करता वा। मैं कदों इदा की हरकत कभी नहीं कराँगा। मैं 5वां टाइम की नमाज भी पढ़िया कराँगा
ਤੇ CCD ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर जो है वो इस वक्त आ रही है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वो खबर ये है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो भारत का जो हिस्सा बना हुआ है, इस वक्त मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे शोपियाँ का इलाका है। वहाँ पर कश्मीरी मुजाहिदीन जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय फौज के गश्त के दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर जो है IED धमाका किया, और उसमें सवार जितने भी उस गाड़ी के अंदर भारतीय फौजी थे वो सारे के सारे जो हैं वो हलाक हो गए हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतों की बातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कहा जाए कि वाकई कश्मीरी नौजवानों ने ये किया भी है, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि भारत जो है वो इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के चक्कर में, क्योंकि भारत के अंदर दोबारा से इलेक्शंस आने वाले हैं और उनको इस तरह का कोई ना कोई स्टंट चाहिए कि जिसमें वो इल्ज़ाम लगा सकें, और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वाकई ये कश्मीरी नौजवानों ने किया हो, लेकिन इसका इल्ज़ाम बाद में वो पाकिस्तान के ऊपर लगा के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे जो है वो कोई हरकत या कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये वाकई ही कश्मीरी नौजवानों ने किया है, जैसा कि खबरें आ रही हैं बज़ाहिर, तो फिर आप ये देख लीजिए कि इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो किस हद तक भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या कितना उनसे नफ़रत करते हैं, और किस हद तक वो जा सकते हैं अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त जो माइंड सेट है वो एक बीमार माइंड सेट है, और वो बीमार माइंड सेट जो है वो बीजेपी के पीछे इतना लगा हुआ है कि उनको पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया एक खबर अलग तरीके से रिपोर्ट कर रही होती है, लेकिन भारतीय मीडिया उसको एक अलग तरीके से रिपोर्ट कर रहा होता है, और वो लोग वो कहते हैं, मुझे हिंदी बड़ी आती है, उसमें वो कहते हैं मानसिक तौर पे जो उनका मानसिक संतुलन है ना, वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, यानी कि उनका जो ज़हनी हालत है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अब जनाब, ये एक शख्स आपको काला सा स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये कौन है? ये उनका बड़ा मशहूर एक डायरेक्टर है बॉलीवुड का, और इसने गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में इतनी बेहुदा बात की है कि इसका मुंह इससे पहले कि दुनिया में कोई और तोड़ता, खुद भारतीय जो नौजवान है, इवन के जो हिंदू भी हैं, उन्होंने भी इसका मुंह तोड़ा है। आपको पता है कि भारत के अंदर 2 दिन पहले जो है वो उनका दिवाली की एक तकरीब थी, और तकरीबात मेरे ख्याल से अभी भी उनकी जारी हैं, और भी मज़ीद मेरे ख्याल से मतलब ज़ोरों-शोरों से वो पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं हफ़्ता पहले। तो जनाब, इस बंदे ने क्या लिखा? लिखता है कि ये राम गोपाल वर्मा इसका नाम है। ये लिखता है कि इन इंडिया ओनली वन डे इज़ दिवाली एंड इन गज़ा एवरी डे इज़ दिवाली। यानी वो कह रहा है कि ये जो हम पटाखे फोड़ रहे हैं इंडिया में, ये सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, लेकिन गज़ा और वहाँ पर जो दिवाली इस वक्त मनाई जा रही है इसराइल की तरफ से, वो रोज़ाना मनाई जा रही है। यानी आप ये सोचो कि इस बेहुदा आदमी को ये भी पता नहीं है कि दिवाली के पटाखे फोड़ने में और किसी की जाने, मासूम बच्चों को मारना किस कदर बड़ा गुनाह है, और आप उसको दिवाली के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हो। इसके ऊपर राज भाटिया नामी एक शख्स है जो कि खुद हिंदू है, उससे इसका मुंह तोड़ा, लिखा आख थू तेरे ऊपर, आख थू। और आगे लिखता है कि दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई देयर इज अ सर्ज ऑफ हेट्रेड फॉर इंडियंस इन यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एंड एशिया, जापान एंड अफ्रीका। कि इन ममालिक में हिंदुओं से, इंडियन से क्यों इतनी नफरत की जाती है, वो मुझे आज समझ आई है तुम्हारे बयान की वजह से। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंडियन बंदा है जनाब, जिसका नाम है वेदपली प्रवीण उसका नाम है। वो कहता है कि राम गोपाल वर्मा जी, प्लीज डिलीट द ट्वीट दैट क्रिएट्स हेट अगेंस्ट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये बराए मेहरबानी अपनी ट्वीट को डिलीट करो, ये हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो तुम्हारा जहर है, इसको बंद करो। इस पे दी नाम की एक और आईडी है जो लिखती है कि इवन ड्यूरिंग आवर बिगेस्ट फेस्टिवल दीज वल्चर्स आर इन इनसेंसिटिव एंड हार्टलेस। कि तुम कैसे दिल के, तुम्हारा दिल जो है ना वो कैसे माना कि तुम इतने हार्टलेस इंसान हो कि तुमने इस तरह की चीज़ जो है शेयर की है। राना अयूब नामी एक आईडी है जो लिखता है कि रिपीटिंग व्हाट इज लेफ्ट फॉर अ वायरस टू किल इन अ मॉरली करप्ट नेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो सबसे एक वायरल कमेंट जो इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, वो लिखता है कि यू विल टेक ईयर्स टू बिकम ह्यूमन। तुम्हें अभी भी कई साल लगेंगे इंसान बनने में। तो ये है जी माइंडसेट भारत का। बहरहाल हमारे आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान में करने की कोशिश की जाती है, कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है, कोई गंद बकने की कोशिश की जाती है, तो अब की बार जो है वो अग्रेशन में है पाकिस्तान, और ऐसा मजा चखाएगा कि सबको लग पता जाएगा। तो जनाब, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, एक खबर ने बड़ा बज़ बनाया हुआ है, और वो खबर ये है कि मौलाना शिरानी हैं जी, इनकी उम्र बताई जा रही है 92 ईयर्स, और इन्होंने जनाब नई शादी कर ली है, मतलब दूसरी शादी कर ली है, और इसके ऊपर काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ है कि 92 साल की उम्र में उनको शादी करने की क्या ज़रूरत थी, ये कहा जा रहा है।
आपको बताऊं कि ये रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं जी, फॉर्मर जमीयत उलमा इस्लाम के जेयूआई के लीडर रह चुके हैं, एक्स चेयरमैन रह चुके हैं काउंसिल ऑफ इस्लामी आइडियोलॉजी यानी कि CII के। और मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी जो हैं वो उन्होंने रीमैरी किया है जनाब एट द एज ऑफ 92। अब बात यह है कि लोग जो हैं वो एक चीज़ को सोशल टैबू बना के, ठीक है जी, कोई शौक में शादियां कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 92 साल की उम्र में शादी कर रहा है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो इस वक्त इसलिए उन्होंने शादी की हो सकता है कि उनकी जायदाद का अब कोई वारिस ना रहा हो, या अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैंने कहा कि आपको ये भी बताऊं। अब चलते हैं जी आज की अगली खबर पे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर्स की शामत आई हुई है। ऐसे में डक्की भाई के बारे में कल मैं देख रही थी कि एक खबर चल रही थी कि जी डक्की भाई से 10 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं, उसके बावजूद डक्की भाई का यूट्यूब चैनल बंद होने जा रहा है और आने वाले 10 साल तक वो जेल में रहने वाले हैं। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जब असल में सही न्यूज़ आएगी और जो भी उनको पेनल्टी पड़ेगी, जो भी जुर्माना होगा, उसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट करूंगी, लेकिन इस तरह की खबरें पता नहीं वो कौन लोग हैं जो फैला देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जनाब रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट जो है उनकी किस्मत इस तरह से अच्छी रही कि हर बार जब उसने गिरफ्तार होना होता था तो वो पाकिस्तान से भाग जाता था, अभी भी वो फ़रार है। लेकिन हर बार वो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि रजब भट्ट की अपनी ज़बान उसको मरवाएगी। पहले इसने ब्लास्फेमी की, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस बन गया, फिर ये सऊदी अरब चला गया, इसने जाके प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि वो जनाब उम्रे पे आ गया है और फिर उसके बाद खामोशी हो गई। लेकिन अब की बार उसने फिर से एक आयत का मजाक उड़ाया है। क्या कह रहा है? वो बना तो अपना ब्लॉग रहा था, लेकिन जो आयत का मजाक उड़ाया है वो आप खुद सुन लीजिए। कि मैं जिंदा बाहर आऊंगा आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। थाई की गेम की है, थाई की दिमाग ऐसे सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। ये तो आपने सुन लिया। इसके बाद भी अगर वो इस चीज़ को डिनाई करे तो अब इस वक्त सारी तोपों की जो रुख है ना वो रजब भट्ट की तरफ है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी दिन मर गया, इसको कुछ हो गया, तो इसकी अपनी ज़बान जो है वो इसको मरवाएगी, क्योंकि इसको पता नहीं चलता कि ये क्या क्या बातें करता है। अभी 2-3 दिन पहले ये वायरल हुआ था जब ये कसिनो के अंदर गया हुआ था, किसी क्लब के अंदर जाके जुआ खेल रहा था, और फिर ये उसको जस्टिफाई भी कर रहा था कि जुआ खेलना तो सही बात है, पूरी दुनिया के अंदर लीगल है, कि पाकिस्तान वाले ही मेरे ऊपर एतराज़ क्यों कर रहे हैं। जनाब, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको बताना बड़ी ज़रूरी है कि एक तरफ जो है वो दूसरे सूबों के अंदर जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है, कोई काम शाम तो हो नहीं रहा, लेकिन पंजाब के अंदर हर रोज़ एक नई तरक्की का माइलस्टोन जो है वो मरियम नवाज़ अचीव करती चली जा रही हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं चलते फिरते पुलिस स्टेशंस और मोबाइल पुलिस स्टेशंस जो हैं ये लाइसेंसिंग यूनिट के शहरी FIR का इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद और इंटरनेशनल लाइसेंस की सहूलत के लिए इसको बनाया गया है। जबकि मज़ेदार बात आप ये देखें कि कराची के अंदर अब आके सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर गौर व खौज किया जा रहा है। वो भी पता नहीं कि कब होगा, लेकिन पंजाब के अंदर चलते फिरते आपको मोबाइल वैनिटीज़ जो हैं वो अब आपको पुलिस स्टेशन के तौर पे नज़र आएंगे। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी, एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छा माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, वैसे क्या मोबाइल पुलिस स्टेशन की बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर तो ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक चर्च है ये बेसिकली, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये चीज़ें हो रही हैं कि आपका घर जो आपने बनाया हुआ है वो चाहे किसी भी शहर में है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपने घर को भी उठा के वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और कहीं पे भी पहुँच जाते हैं और आपकी गाड़ी आपके साथ होती है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो वीडियो नज़र आ रहा है बेसिकली ये स्वीडन का है, जहाँ पर 113 साल पुराना ये चर्च है जो कि 672 टन वजनी है, और ये लकड़ी का एक तारीखी विरसा है, और जनाब इसको 5 किलोमीटर दूर जाकर मुंतकिल किया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में देखें क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, अब तो लोग अपने घरों को भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग तो अभी अभी भी मोबाइल वैनिटीज़ को जो है वो बहुत ही एडवांस समझते हैं, लेकिन माशाल्लाह से क्या कमाल काम जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जनाब आप लोगों के साथ साथ व्लॉग के साथ साथ खबरों के साथ साथ ये चीज़ें भी एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। अमरीकी जरीदा है जनाब, उसने पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं वो बहुत ही आला आलमी मयार के हैं, जो कि 2 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद के ऊपर फैले हुए हैं। ये जो अमरीकी जरीदा है, इसने इसकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, इन्होंने पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़ भी कर लिया है,
और साथ में इन्होंने जनाब ये कहा है कि 2,30,000 मुरब्बा मील के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ मुहित है, जो कि रकबा ये है बरतानिया के रकबे से भी 2 गुना है। जरीदे के अंदर ये भी कहा गया है कि मादनी शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी से पाकिस्तान को मुआशी और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। इसके ऊपर कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान अब अपने मिनरल्स बेचेगा, अपनी मादनियात बेचेगा। तो फिर ये वाला सवाल तो लोग दुबई के किंग से भी कर सकते हैं, सऊदीया के किंग से भी कर सकते हैं कि भाई वो लोग तेल क्यों बेच रहे हैं, उनकी सरजमीन से निकला है। अगर वो तेल पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे तो एक दिन वो खुद गरीब होकर बैठ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो ना सऊदीया तरक्की कर पाता और ना ही जो है वो यूएई तरक्की कर पाता। तो अगर पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा मादनी ज़खायर हैं और उससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है तो वाई नॉट। लेकिन हाँ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसको लिमिट में रह के अगर इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज़ बहुत बेहतर होती है। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। इसके साथ ही डेली बेसिस पे तकरीबन मैं आपके साथ अफ़गानियों के इनखला के हवाले से जब से ख़बरें आ रही हैं तो बहुत सारे लोग रोज़ाना पूछते हैं कि अफ़गानियों का क्या बनेगा, क्या सारे अफ़गानियों को निकाल दिया जाएगा। तो अब तक की जो पंजाब पुलिस ने अपनी एक पोस्ट लगाई है तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं कि पंजाब पुलिस ऑफिशियल का ये अकाउंट है जो ट्विटर पे इन्होंने लिखा है जनाब कि पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। ये उन लोगों के लिए है जो पूछ रहे थे कि सारे अफगानियों को निकाला जा रहा है, जबकि मैंने कहा था कि जो गैर कानूनी मुकीम है सिर्फ उनको निकाला जा रहा है। उन्होंने लिखा कि लाहौर समेत सूबा भर से अफगानियों समेत 21,900 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है और 423 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से ही होल्डिंग पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा और इसके लिए उनको डिपोर्ट करने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर जो हैं उन्होंने ये ट्वीट जनाब किया है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि सबको जाने दिया जा रहा है या सिर्फ वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।